नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमने कल की क्लास में नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम का इस्तेमाल किया था। कहने का मतलब है कि यदि आपको ध्यान हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, मान लो हमारे पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है, टी, यानी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये क्या इमिट कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इमिट कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट कर रही है, ठीक है ना। तो ये क्या, हम इस बॉडी को क्या मानते हैं, ये जो बॉडी है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या है, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। उन चार्ज्ड पार्टिकल्स, वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या है, ओसिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या मानते हैं, एज एन ओसिलेटर मानते हैं, ठीक है ना। तो उनका नंबर कितना है, तो नंबर ऑफ ओसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये हमने किया था, ठीक है। तो कितना होता है नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ बॉडी है विच इज एट अ टेम्परेचर टी, 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब। इसी को हम जीन्स नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन्स नंबर। इसी का इस्तेमाल हमने वेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में किया था और रेले जीन्स लॉ में हमने इसका इस्तेमाल किया था। आपको ध्यान हो, मैंने कल का लेक्चर यदि आपने पढ़ा हो। आज हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि हम जब कल प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो कितना बुरी चीज़ ये है। एक महीने के अंदर अंदर ना सिर्फ सब्सक्राइब 17.8% लोगों ने किया है और देख कितने रहे हैं, 82.2% जो लोग हैं उन्होंने किया ही नहीं है। और सिर्फ इन्हीं लोगों ने किया। देखो सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है, बंद कर दूंगा मैं चीज़ें, ठीक है ना। मैं भाई अपना समय फिर यहाँ पे क्यों दूंगा मैं। आपको, आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अब बड़ी मेहनत से बनाया हूँ, ठीक है ना। आप लोग जहाँ पे जो टीचर बकवास करते हैं आके, बेफिजूल की बातें करते हैं, समय गंवाते हैं, पढ़ाते कम है, बकवास ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। और जो जिनका पेड कंटेंट होता है, आप वहाँ फटाक से जाएंगे बच्चे और पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा मत कीजिए। अब आगे चलते हैं, तो तब ध्यान से देखो, जो हम अब इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे। हमारे पास जो कैविटी है, अब हमारे पास ये हमने कोई एनक्लोजर मान लिया, ठीक है ना, विच इज़ एट टेम्परेचर टी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी ना इस एनक्लोजर में, हम उनको डिस्क्राइब करेंगे किससे, स्टैंडिंग वेव्स से। अब इमिशन होगा, ठीक है ना, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इमिशन होगा, हम सभी जानते हैं, तो वो अंदर क्या फॉर्म करेंगी, स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इमिट हुई, इस पार्ट से इमिट हुई, यहाँ पे गई, ठीक है ना। फिर यहाँ से इमिट हुई, फिर यहाँ पर गई। अब मान लीजिए 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। अब स्टैंडिंग वेव कब बनती है, जब दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव का क्या होता है हमारे पास, इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। तो सेम केस हमारे पास किसका होगा, कैविटी के अंदर होगा। और जो जहाँ से जो हमारे पास वेव इमिट होगी, जैसे ब्लैक बॉडी के केस में आपने देखा होगा, एक हमारे पास क्या स्मॉल होल है जो ब्लैक बॉडी का काम करता है, यहीं से एंटर होगी, यहीं से इमिशन होगी, और अंदर क्या होगा, डिफरेंट रिफ्लेक्शंस होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इन अ कैविटी, हम उसको किससे डिस्क्राइब करेंगे, स्टैंडिंग वेव्स से डिस्क्राइब करेंगे। समझ में आए बात। तो अब पॉसिबल स्टैंडिंग वेव कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट डिफाइंड बाय वेव वेक्टर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, वेव वेक्टर से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब वेव वेक्टर को, आपको ध्यान हो, वेव वेक्टर है क्या है, प्रोपोगेशन वेक्टर ही तो है, ठीक है ना। वेव वेक्टर क्या है, प्रोपोगेशन वेक्टर है, जो हमारे पास क्या होता है, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा, ये हमारे पास होता है। हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हम स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं। आपने 11th क्लास में भी स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ा होगा, इक्वेशन पढ़ी होगी स्टैंडिंग वेव की। तो फॉर्मेशन कब होता है स्टैंडिंग वेव का, तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है जब हमारे पास ये कंडीशन मीट करती है। समझ में, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2l, एल क्या है, लेंथ है। मान लीजिए हमारे पास कोई ये दो एंड हो गए, ये 0 और यहाँ पर ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू एल, और यहाँ पर कोई स्ट्रिंग बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप उस स्ट्रिंग को जर्क करोगे तो उसमें ऐसी वेव्स का फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर ये फॉर्म बनेगी। तो ये मेरे पास क्या है, स्टैंडिंग वेव है। समझ में आ गए, स्टैंडिंग वेव एक ही पॉइंट पर वाइब्रेट करती है, उनमें ट्रेवल नहीं करती हैं वो, तभी तो नाम स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनकी क्या कंडीशन होती है, अब देखो, ट्वाइस ऑफ लेंथ जो है वो एन लैम्डा के इक्वल होता है। एन की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 हो सकती है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोड्स है, ठीक है ना।
डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में जो है फॉर्मेशन जो है ना स्टैंडिंग वेव का इन दो पॉइंट के बीच में x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल के बीच में डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट कर सकती है। समझ में आए बात? तो देखो ये जो n लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल है 2l के। अब ध्यान से देखना मैं कि वेव वेक्टर हमारे पास क्या होता है k इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, है ना। क्या होता है k इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा। अब मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठा के क्या लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन में k। समझ में आया? 2 से 2 कट गया मेरे पास, k उधर चला गया, l इधर गया, तो मैं n पाई अपॉन में l। तो k का वैल्यू मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना। तो कि वेव वेक्टर ये क्या है प्रोपोगेशन है, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है कौन बताएगा? वेव वेक्टर बताएगा हमें किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो हमारे पास जो कैविटी है 3 डायमेंशनल है, तो मैं क्या करूँगा 3 डायमेंशनल है तो मैं यदि क्यूब कंसीडर करूँ, क्या कंसीडर करूँ? क्यूब कंसीडर कर लेता हूँ, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। क्यूब कंसीडर करूँगा तो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन के केस में क्या लिखूँगा एन एक्स पाई अपॉन में एल। क्यूब है तो एल हमने उसका डिस्टेंस मान लिया, मतलब लेंथ मान ली। वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेशन को क्या लिखूँगा एन पाई अपॉन में एल, और जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन में क्या लिखूँगा एन जेड पाई अपॉन में एल। यदि आप क्यूबॉइड मानोगे तो यहाँ पे ए बी और सी ले लो, लेंथ है ना, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आई बात? तो वही है यहाँ पर मैंने बताया आपको। तो जो स्टैंडिंग वेव है तो हम उसको किससे डिफाइन कर सकते हैं? उसके वेव वेक्टर से। तो तीनों डायरेक्शन के हम वेव वेक्टर लिख लिया हमने, ठीक है ना। अब हम क्या बना सकते हैं के स्पेस। के स्पेस कहने का मतलब है हमने ना अब प्रोपोगेशन जो है 3 डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता था, तो अब हमने उसको ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर दिया। तो ये के एक्स हो गया, के वाई हो गया, के जेड हो गया। समझ में आई बात? तो देखो जब मैं एन का वैल्यू 1 लिखूंगा तो पाई अपॉन एल, है ना, इसको हम एज एन एक्सिस ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर 2 पाई अपॉन एल, एन का वैल्यू 3 पाई अपॉन एल। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जो एडजेसेंट सेल है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया क्यूब बनाया है, तो ये भी क्या एक मोड है एक्चुअली में प्रोपोगेशन का। अब वेव का प्रोपोगेशन जो है स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, जिसका लेंथ कितना हो, जिसका प्रोपोगेशन वेक्टर कितना हो एक्स एक्सिस में इतना, वाई एक्सिस में प्रोपोगेशन वेक्टर कितना हो ये, और जेड एक्सिस में प्रोपोगेशन वेक्टर कितना हो ये। समझ में आया? तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो सकता है। तो मैं इस छोटे से यूनिट सेल को आप ध्यान से देखो, ये क्या वॉल्यूम ऑफ वन स्टेट या एक स्टैंडिंग वेव में कह सकता हूँ इसको। समझ में आया? तो यदि मैं इसका वॉल्यूम लूँ तो क्या लूँगा, इसको मैं क्या मान लिया डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। समझ में आया? जैसे मेरे को वॉल्यूम कैसे निकाले, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड से ही तो निकालते हैं वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने लेकिन क्या लिया है एक्सिस की फॉर्म में के एक्स के वाई के जेड, तो ये आ गया पाई अपॉन एल पाई अपॉन एल पाई एल अपॉन एल हो गया, तो पाई क्यूब अपॉन एल हो गया, ये पाई क्यूब अपॉन में एल क्यूब को मैंने क्या लिखा वॉल्यूम। समझ में आया? वॉल्यूम मेरे पास ये क्या है टोटल वॉल्यूम आ गया एल क्यूब, ठीक है ना। अब हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो समझने में, वो अभी क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा? अब इसको थोड़ा सा हम विजुअलाइज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी मेरे पास क्या हो गया इमिशन हो रहा है चारों तरफ, ये क्या स्फेयर हो गया, है ना। इसके इस स्फेयर के जो हमारे पास है इसमें इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो इसमें फॉर्मेशन किसका स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने क्या लिया एक फर्स्ट ऑक्टेंट लिया, क्या लिया फर्स्ट ऑक्टेंट को ध्यान से देखो, 4 ऑक्टेंट होंगे इसमें, 4 ऊपर 4 8 होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, है ना 8 होंगे। तो मैंने क्या लिया है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट लिया। तो देखो जो यूनिट सेल होगा ना, यूनिट सेल होगा के स्पेस में, ठीक है। देखो पाई अपॉन एल जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था पाई अपॉन एल, तो वॉल्यूम क्या होगा इस यूनिट सेल की पाई क्यूब अपॉन में एल क्यूब। समझ में आया? ठीक है। और ये क्या होगा मेरे पास टोटल वॉल्यूम। समझ में आई बात? ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये एक छोटा सा सेल हमने उठा लिया था यहाँ से, ठीक है ना। समझ में? अब इस फर्स्ट ऑक्टेंट का जो है हमारे पास टोटल वॉल्यूम वी है। अब मैंने ना इसको क्यूब की तरह मान के किया है ना, लेकिन मैंने स्फेयर भी बनाया है। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है स्टेट्स का है के शेल में। अब देखो मैंने एक फर्स्ट ऑक्टेट को अलग से ड्रॉ कर लिया, ये मेरे पास क्या आ गया फर्स्ट ऑक्टेट आ गया, ठीक है ना। और इस फर्स्ट ऑक्टेट में जो स्फेरिकल सेल है ना ऑफ रेडियस के एंड थिकनेस डी के, ध्यान से देखो यही तो है मेरे पास, यही तो मैंने बनाया था, यदि आपको ध्यान हो।
ठीक है, ये एक यूनिट सेल ले लिया मैंने। अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स है ना, क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोड्स, या जिसको मैं कह सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, क्या कह सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स कह सकता हूँ, या इसको टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स भी कह सकता हूँ। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑसिलेटर होंगे उतनी ज़्यादा स्टैंडिंग वेव होगी, एक ऑसिलेटर एक स्टैंडिंग वेव देगा। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। विद इन द स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस के एंड थिकनेस डी के इन के स्पेस इज गिवन बाय, जो नंबर ऑफ मोड्स होंगे वो कैसे दिए जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल मोड। इसको ऐसे समझो, देखो यदि मैं नंबर ऑफ मोड्स हो गए और एक ये क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मोड हो गई, तो मेरे पास क्या मिलेगी, टोटल वॉल्यूम मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, तो ये वही है। इसको लिखा कैसे गया है, देखो नंबर ऑफ मोड्स, तो नंबर ऑफ मोड्स इज गिवन बाय, नंबर ऑफ मोड्स इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ सेल, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल, ये नीचे चला गया। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी का हमने क्या लेगा, यही कंसेप्ट का हमने इस्तेमाल किया। अब देखो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टैंडिंग वेव्स विद इन द स्फेरिकल वेव, तो ऊपर हमने क्या लिखना है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ द सेल, तो ये आ गए वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है। अब उस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल को हमने किससे डिवाइड किया, 8 से, 1/8, क्योंकि हमने ना फर्स्ट ऑक्टेंट लेना है, क्या लेना है, फर्स्ट ऑक्टेंट ही लेना है, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में ही हमारे पास के एक्स, के वाई और के जेड क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब ये पॉजिटिव क्यों लिया है, समझ में, हमने ये पॉजिटिव ही क्यों लिया है। अब देखो नंबर ऑफ मोड्स निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोड्स, तो नंबर ऑफ मोड्स तो पॉजिटिव ही होंगे, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकते। यदि नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट निकालनी होती, यहाँ पर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट हमें निकालनी होती, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम, देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उस केस में यदि हमें नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट की यदि मैं बात करूं, तो यदि हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो हमें 1/8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कि जब हम नंबर की बात करते हैं, ध्यान से समझो, किसकी बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं जनरली, है ना, तो हम पॉजिटिव स्टेट लेंगे, तो इसलिए 1/8 से डिवाइड किया। समझ में आया, तो ये वॉल्यूम ऑफ सेल होगी, अपॉन में वॉल्यूम पर स्टेट, ठीक है। अब ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है हमने, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, देखो जो दो है ना, देखो क्या, देर आर 2 पॉसिबल पोलराइजेशन फॉर ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, जो वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव होती है, तो जो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव है ना, उसके 2 पोलराइजेशन है। एक तो आप देख सकते हो, देखो वेव क्या, ट्रेवलिंग आउट ऑफ पेपर, ये क्या है, वेव अब बाहर की तरफ निकल रही है, यानी प्रोपोगेशन तो बाहर की तरफ हो रहा है, लेकिन जो वाइब्रेशन है ना वो ये है, ठीक है। इनटू आप देख सकते हो प्लेन में, जो प्लेन ना, पेपर का जो प्लेन है, इस प्लेन में ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, समझ में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, प्रोपोगेशन तो आउट ऑफ द पेपर है, लेकिन वाइब्रेशन क्या है, प्लेन पेपर में इस तरीके से हो रहा है, समझ में। तो देखो ये भी एक क्या है, स्टैंडिंग वेव है, ऐसे भी मिलेगी हमें और ऐसे भी मिलेगी, तो इसलिए हमने 2 की मल्टीप्लाई की है, समझ में आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोड्स हमारे पास क्या आएंगे, देखो 2 × 1/8, 4π² d²। अब देखो ये क्या है हमारे पास, देखो स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस के एंड थिकनेस के, अब मेरे पास जो स्फेरिकल सेल है ना, ठीक है ना, अब इसका मुझे क्या, इसका थिकनेस कितना है, डी की है ना, और रेडियस कितना हो गया के, और थिकनेस कितना होगा डी, तो उसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 4πk² डी। ये तो मेरे पास क्या हो गया, एरिया, ये क्या हो गया, विड्थ, तो एरिया इंटू विड्थ ही तो क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम। समझ में आए बात, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट का हमने इस्तेमाल किया है, हम देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोड्स क्या गए, 2 × 1/8, 4πk² डी। अब π³ में वॉल्यूम ऑफ वन स्टेट हमने ऊपर निकाला था, ठीक है। अब देखो 2 से इसको काटेंगे, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास देखो v ऊपर चला गया, v हो गया k² डी। ये π³ था, ऊपर से एक पाई ने काट दिया, तो π² नीचे बचा, समझ में आया, ये आ गया। अब देखो k हमारे पास प्रोपोगेशन वेक्टर 2πμ/c, यानी 2π/λ तो होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, हमने उसको ऐसे लिख लिया। दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी के क्या आ गया, 2π/c डी।
कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो यदि मैं वॉल्यूम नीचे ले जाऊँ तो एक तरीके से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। यानी नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम इन फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डी क्या आएगा। अब देखो म्यू तो इधर चला गया ना डिवाइड में, इसलिए तो नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। देखो के का वैल्यू उठा के रख दिया यहाँ पे 2 पाई म्यू अपॉन में सी का स्क्वायर, डी के का इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया, और नीचे क्या है पाई स्क्वायर है, तो हमने पाई स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4, और यहाँ कितना है 2, 8 हो गया। पाई का स्क्वायर एक पाई, यहाँ पाई क्यूब हो गया, लेकिन नीचे पाई स्क्वायर है तो ऊपर पाई आएगा। मी स्क्वायर है, मी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर है, सी क्यूब होगा। तो सिंपली हमारे पास ये आ गया। तो जो नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम था हमारे पास ये आ गया। तो एक्चुअली में इसी चीज़ को ना हम डेंसिटी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट, है ना, क्योंकि हमने नंबर ऑफ स्टेट ही तो निकालना है एक तरीके से। समझ में? या अब देखो ये क्या है, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम हो निकाल लिया ना, तो एक डेंसिटी तो बन गई। यदि जैसे मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास डेंसिटी होता है, तो ये नंबर डेंसिटी है एक तरीके से। समझ में? पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। समझ में? ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं क्या कहूँगा, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है हमारे पास। ठीक है, इस चीज़ का हमने कल इस्तेमाल भी किया था, आगे भी इस्तेमाल होगा, तो ये याद रखना। मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट से इस चीज़ को समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।